हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है सुनील गुप्ता और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को मैथ्स। हम बात कर रहे हैं विद्या मंदिर क्लासेस से। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। तो देखते हैं बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर। ये जेईई मेन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं तो बच्चों, ये जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वेक्टर और 3D वाला चैप्टर होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे इजी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो तुम इस वीडियो को बने रहना बच्चों। 1 आवर में मैं बहुत शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वेक्टर वाले टॉपिक में। बच्चों जेईई मेन 2024 के अंदर वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो 3D के लिए बहुत सपोर्ट करता है। वेक्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम 1 बाय 1 उन सभी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तुम थोड़ा सा टाइम निकालकर अगर वेक्टर पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 8 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे बच्चों। बस ये टॉपिक पढ़ो, इसको रिवाइज करो और जेईई मेन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। तो चलते हैं बच्चे आज हमारे जेईई मेन वाले टॉपिक 2024 में, ताकि हम क्रैक कर सकें और विद्या मंदिर का नाम रोशन कर सकें। वेक्टर के अंदर बच्चों मैं तुम्हारे लिए केवल और केवल 7 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं। उसके बाद है कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी। कसम से बच्चों, जो चैप्टर टॉपिक 2 और 3 इसको तुम अच्छे से कर लो। 3 वाले से अगर कोई क्वेश्चन ना आ जाए तो देख लेना बच्चों। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 3D और वेक्टर से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। तो हमारा मेन फोकस इन चैप्टर्स पे रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट भी हम सभी जानते हैं 1 बाय 1 की डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली बेसिक पार्ट आने वाला है। उसके बाद आएगा बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर वेक्टर्स में तुम लोगों को पढ़कर जाना है तो प्रोजेक्शन वेक्टर, कोप्लेनिटी वाला वेक्टर और उसके बाद आएगा हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर, और इन सभी के फिर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखने वाले हैं। बस यही टॉपिक्स बच्चों तुम्हारे वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो बाकी के टॉपिक्स है हम वो 3D के अंदर लेने वाले हैं। तो इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे हम 1 बाय 1 उन सभी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला वाला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो वाला टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर यहां पर देखो एक डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास OA वेक्टर है। OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, OB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, और एक C वेक्टर जा रहा है OC वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। अब इसको सर कैसे हम एनालिसिस करें? तो सेक्शन फॉर्मूला हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर को डिवाइड करने वाला एक है सी वेक्टर। ठीक है, अब सी वेक्टर क्या कर रहा है, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत आसान सा है कि जो सी वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों इसके अंदर, कि पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर अगर हमें सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कौन से वेक्टर लिखेंगे हम लोग? m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो बच्चों, b वेक्टर के साथ। n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a वेक्टर के साथ। और डिवाइड में क्या कर देंगे? m प्लस n वेक्टर, m प्लस n। तो c वेक्टर निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है? mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, एक्सटर्नल में यहां पर जो C होता है वो बाहर की साइड होता है, लेकिन अभी तुम इतना ना समझो, केवल इतना सा ध्यान दो कि एक्सटर्नल जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस का साइन आ जाता है। क्या बच्चों नीचे भी माइनस का साइन आएगा? हाँ, नीचे भी यहां पर किसका साइन आएगा? माइनस का। फिर सर आपने तो प्लस लगा रखा है। बच्चों तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर यहां प्लस लगाया है, जबकि ऊपर भी माइनस का साइन आएगा और नीचे भी किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन वेक्टर। क्या बच्चों ये समझ आई आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, समझ तो आ गया। अब आप इस पे कोई क्वेश्चन करवा देते तो मजा भी आ जाता। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन आप लोगों से किस तरह से पूछे जाने वाले हैं, बहुत आसान सा है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, उसका पोजीशन ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उसका पोजीशन बी वेक्टर है, सी वेक्टर का सी वेक्टर और डी वेक्टर का डी वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ये समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो बच्चों तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन तैयार करने वाला हूं। 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर 2c वेक्टर प्लस 4 प्लस 6d वेक्टर। ठीक है, अब ये एक रिलेशन गिवन है हमारे लिए। क्या रिलेशन गिवन है? 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 6d वेक्टर। अब बताओ a b c d वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन होगा? a b c d वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो बच्चों ये देखो, इन पे नंबर पे ध्यान दो। इसमें 3 और 5 आ रहा है, इसमें 2 और 6 आ रहा है। सर इसमें क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, 3 और 5 का सम कितना होगा? 8, और 2 और 6 का सम भी कितना होगा? 8। तो अगर मैं इन दोनों को किससे डिवाइड कर दूं? 8 से डिवाइड कर दें। इन दोनों को आपस में किससे डिवाइड कर दें? 8 से डिवाइड कर दें। तो समझदार बच्चे समझ चुके हैं कि इसमें क्या लग गया है? एम ए प्लस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम ए वेक्टर प्लस एन डी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सी वेक्टर निकाला, यहां पर समझो, देखो अगर मेरे पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 5:3 में कोई ना कोई डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट। ठीक है, उसको मैं क्या बोल देता हूं? एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरे में हमें एक और है बच्चों, जो क्या हो रहा है, यहां सी वेक्टर और एक डी वेक्टर है, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? 6:2। 6:2 में भी x से ही डिवाइड कर रहा है। सर दोनों को x क्यों बोल दिया? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर आपस में इंटरसेक्टिंग वेक्टर होगा। समझ आ रहा है बच्चों? ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर आपस में क्या हो रहा होगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसे पता चला? कि ए बी के अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाने पर जो वेक्टर आता है वही वेक्टर किसके इक्वल होगा? जो सी और डी में फॉर्मूला लगाने से आ रहा है। तो दोनों वेक्टर सेम सेम होंगे बच्चों, इस वजह से हमारे पास यहां पर इंटरसेक्टिंग होगा। क्या ये सेक्शन फॉर्मूला समझ आया बच्चों? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है JEE 2024 आप लोगों के लिए, है ना। सर्दियां स्टार्ट हो गई है, कहीं बच्चे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कुछ की पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ स्ट्रेस में इतने जा रहे हैं कि सर नंबर तो 100 ही आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों, लगे रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाओ। अगर तुम 80% भी सिलेबस कवर करके जाते हो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे नंबरों के साथ। डरना नहीं है बस बच्चों, जो है उसको बार बार रिवाइज करते चलो। और जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं इनको ध्यान से सुनो, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बच्चों मैं तुम्हारे लिए लेकर चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी।
तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियरिटी के बारे में, ठीक है। कोलिनियरिटी का मतलब ये है बच्चों कि हमारे जो वेक्टर है वो क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। और कोप्लेनरिटी का मतलब ये होता है कि जो वेक्टर हो किस में होने चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। सर इसमें थोड़ा सा बच्चे इसको डिफरेंस नहीं कर पाते। बच्चों जो वेक्टर एक लाइन में हो, जैसे यहां ए वेक्टर लिख दिया, दूसरा बी वेक्टर लिख दिया, तीसरा सी वेक्टर लिख दिया, अब ये तीनों ही वेक्टर एक लाइन में होने चाहिए, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है कि इसको हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, दूसरे को हम बी सी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आपस में इक्वल इक्वल हो, ये तो जरूरी नहीं है बच्चों। हाँ सर जरूरी तो नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनकी डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट हो रही हो, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। तो बच्चों ए बी और बी सी दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, इक्वल का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तब तो हम उन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर इक्वल नहीं होकर कोलिनियर वेक्टर है, तो दो वेक्टर को भी हम ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, बस उनको आपस में रिलेशन बनाने के लिए उनके बीच में कुछ कांस्टेंट लगा देंगे, लैम्डा लिख देंगे। तो हमारे पास अगर कोई तीन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कोलिनियर में आते हैं तो उनको हम ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर सिंपल किसी ने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, तो तुम क्या करना बच्चों, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा लिख दो, म्यू लिख दो, के लिख दो, जो भी आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया है वही फॉर्म लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब बस कोलिनियरिटी का मतलब इतना सा है। इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो लोग धीरे धीरे देखना। तुम्हारे तो जहां भी कोलिनियर आ जाता है लिखा हुआ, इस रिलेशन पे ध्यान देना है बच्चों। तीसरा है कोप्लेनर। कोप्लेनर के क्वेश्चंस बच्चों पहले एडवांस में ज्यादातर पूछे जाते थे, लेकिन आजकल मैथ्स का पेपर एडवांस के लेवल का ही बनने लगा है, तो हमें कोप्लेनर को थोड़ा अच्छे ध्यान से समझना होगा। कोप्लेनर के क्वेश्चन वेक्टर में भी आते हैं, कोप्लेनर के क्वेश्चन 3D के अंदर भी आते हैं। तो कोप्लेनर वाले में बच्चों तुम्हें क्या करना है, देखो ये वाली लाइन तो सबको ही पता रहती है कि यार सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, लेकिन इस नाम से काम नहीं चलने वाला बच्चों। तुम्हें क्या करना है कि अगर ए बी, ए सी और ए डी तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो तुम्हें कैसे सोचना है, मैं यहां लिखवाता हूं बच्चों तुम लोगों को कि अगर हमारे पास ए वेक्टर, ऐसे लिखो, यहां लिखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें ऐसे लिखना है, इनमें से कोई भी एक वेक्टर ढूंढ लो, ए वेक्टर, बाकी दो वेक्टर को लिख दो लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। सर ऐसा हम कब लिखेंगे, ऐसा बच्चों आप लोगों को तब लिखना है जब बी और सी वेक्टर गिवन हो और ए वेक्टर निकालना हो, तब आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये सच में कसम खाकर लिख लो इसको तुम अच्छे से। अगर इस बार के पेपर में ना आ जाए ना तो देखना बच्चों तुम लोग, बिल्कुल एज इट इज यही मिलने वाला है कोप्लेनर का। अगर बच्चों तुम्हारे पास ए बी सी में से उन्होंने पूछा है कि बी वेक्टर फाइंड आउट करो और ए और सी गिवन है और कोप्लेनर है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। जो भी वेक्टर आप लोगों को फाइंड आउट करना है वो इस साइड लिख दो और जो गिवन है वो यहां लिख दो। समझ आ रहा है, यही कोप्लेनरिटी है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू लैम्डा बी। कोप्लेनर का क्या मतलब हुआ, ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। इसके क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक साथ वेक्टर और 3D के क्वेश्चंस उठाकर मैं करवाऊंगा। अगर तुम देखोगे कोप्लेनर के क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं पिछले 5 सालों के भी क्वेश्चन उठाकर देखूं तो कम से कम 10-12 सवाल है जो कोप्लेनर 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 बोल रहे हैं। तो कोप्लेनर को तुम अच्छे से ध्यान दो।
सारे टॉपिक हटा दो, वेक्टर 3D एकदम साइड में कर दो। सबसे पहले क्या ढूंढना है, जिस जिस क्वेश्चन में कोप्लेनर आ रहा है उन क्वेश्चनों को निकालो और उनको सोल्व करो। 4 नंबर पक्के हैं बच्चों, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे तुम लोग करते चलो। इसी के बिहार पर मैं एक कोलिनियर का क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए। ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर से एनी 2 ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। इनमें से 2 क्या है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, कोई 2 आपस में नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। a + 2b इज कोलिनियर विथ c। बच्चों मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को कि अगर ab कोलिनियर है किसके साथ, bc के साथ, तो कमेंट बॉक्स में डालो बच्चों, देखे क्या क्या रिलेशन होगा। ab और bc में क्या रिलेशन होगा अगर कोलिनियर है तो? कौन कौन मेरे साथ है, कमेंट बॉक्स में डाल दो बच्चों। बाद में बातें कर लेना है ना, बाद में मैसेज कर देना गर्लफ्रेंड को, सबको। अभी पढ़ाई कर लो 1 महीने, नहीं तो सब छोड़कर चली जाएगी। यहां ध्यान दो, ए बी और बी सी में क्या रिलेशन होने वाला है कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर। ठीक है, अभी और केवल अभी तुम्हारी 3 बातों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, एक फिजिक्स पर ध्यान दो और एक केमिस्ट्री पर और एक मैथ्स पर। ठीक है ना, यही अभी तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड है, बाकी सब चीजों को छोड़ दो, यही साथ देंगे केवल अभी तुम्हारा, नहीं तो जो भी है सब पैसों के नाम पे चली जाएगी। मतलब सबके लिए बात कर रहा हूं मैं ना, ऐसे ही नहीं कि फेमिनिज्म वाली गर्ल्स पर आ जाओ, तुम लोगों के लिए भी है बच्चों। तो अभी मेन तुम्हें किस पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। ऐसा मत सोचो कि सर अप्रैल के बाद देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी पूरी जान लगा दो तुम लोग। अभी जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी किसी के भी अंदर नहीं है बच्चे। हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एवरेज चल रहे थे, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस कर करके, डाउट पूछ पूछ कर आज उनके 200 टच करने लगे हैं बच्चों, जिनके 110 120 मार्क्स आ रहे थे। बस पीवाईक्यू करते रहो, और जो विद्या मंदिर ने आप लोगों को रिवीजन बुकलेट दी है बस उसको करते रहो। डाउट्स पूछो, बार बार उन्हीं चीजों को करते रहो। सर कई बच्चों ने तो आंसर भी आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आने वाला है। मैंने आंसर छुपा लिया है, इसमें प्रूव डेट लिखा हुआ है कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर बताओ, सबको एक एक समोसा मिलेगा जो जो इसका आंसर बताएगा बच्चों, है ना, समोसा ऑनलाइन वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। a + 2b इज कोलिनियर विथ c। मैंने बताया था कि 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर है, तो कौन बताना चाह रहा है, बताओ बच्चों। a + 2b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर। वाह जी वाह, बिल्कुल, कहीं बच्चों ने तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा है। ठीक है, b + 3c वेक्टर कोलिनियर है किसके साथ, a के साथ। b + 3c वेक्टर कोलिनियर है किसके साथ, a के साथ। अब a के साथ बहुत सारों ने फिर से लैम्डा लगा दिया, नहीं, अब इसके साथ तुम्हें दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, दूसरा कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा आर्बिट्रेरी। उसको तुम म्यू लिख दो, k लिख दो, जो भी तुम्हारा फेवरेट लेटर है वो कुछ भी लिख सकते हो। अब बच्चों इनका आपस में यूज करके आप लोगों को a + 2b + 6c का आंसर पता करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर 1 वेक्टर आंसर आ रहा है। अरे नहीं बालक, 1 नहीं आने वाला, कुछ और सोचो। देखो सर कैसे करें, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां 3 अननोन आ रहे हैं a b c, तुम इनको आपस में ऐड कर लो, आपस में माइनस कर लो, जो भी तुम्हारी दिल की इच्छा है वो पूरी कर सकते हो यहां से। तो क्या करें बच्चों, बस इनको तुम या तो आपस में माइनस कर लो, ऐड कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो मैं यहां करने जा रहा हूं, किस तरह से लिखना है हम लोगों को, या तो यहां से b की वैल्यू को रिप्लेस कर दो या इनको आपस में माइनस कर दो। क्या करें, जो तुम कहोगे वही करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माइनस कर लो, तो चलो माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से क्या कोई कैंसिल होगा, नहीं बाबा, कैंसिल नहीं होने वाला। यहां पर b है, यहां पर 2b वेक्टर है, तो तुम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, या इनको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं, 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर प्लस 2 म्यू ए वेक्टर। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो देखो यहां पर करेंगे तो ए वेक्टर 2b से 2b चल बसा बच्चों, तो क्या रहेगा, माइनस 6c वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर माइनस 2 म्यू ए वेक्टर। अब ए वाले को उठा के इधर ले आते हैं, सी वाले को भी उठा के इधर ले आओ। तो ए वालों को एक साथ कर लो, तो 1 प्लस 2 म्यू वेक्टर प्लस सी वाले को भी उठा के इधर लेके आएंगे तो लैम्डा माइनस 6 सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब तुम यहां से कंपेयर करो, समझ आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं करना, उधर वाले को भी बॉर्डर पार लिया है, सी वाले को भी बॉर्डर पार लिया है, तो दोनों तरफ हमारे पास ए और सी वेक्टर आ गए। अब ए वेक्टर इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो 0 वेक्टर है, तो हमें कंपेयर ऐसे करना है कि इधर भी 0 बन जाए। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, 1 प्लस 2 म्यू को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है, और माइनस लैम्डा माइनस 6, ठीक है, इसको भी किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों 0 0 हो जाएगा। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1/2, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ठीक है, अब तुम म्यू की वैल्यू -1/2 वहां पुट कर दो, या लैम्डा की वैल्यू -6 यहां पुट कर दो, और देखो फिर चमत्कार कि क्या आंसर आता है। कई बच्चों ने मेरे से पहले आंसर निकाल लिया है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, -6c वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू 0। क्या समझ आ रहा है बच्चों ये वाला? हाँ जी सर, तो इसका आंसर क्या आया, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, तो सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, थोड़ा जोश दिलाने के लिए। तो बच्चों हमारा ये वाला टॉपिक कोलिनेटी वाला खत्म हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, प्रोडक्शन ऑफ 2 वेक्टर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि दो दो वेक्टर निकले हुए हैं, ठीक है ना, ये दो भाई है बच्चों, एक का नाम है स्केलर डॉट प्रोडक्ट, एक का नाम है वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो सिलेबस में भी अपना कितना रिड्यूस हो गया बच्चों, अब ये दो ही टाइप के वेक्टर बचे हैं, नहीं तो पहले तुम्हारे जो सीनियर थे उन्होंने ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा था और स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट भी पढ़ा था। सर हमने भी पढ़ा है, पढ़ा तो है बच्चों, लेकिन अब आएगा नहीं, तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला, टेंशन ही मत लो, बहुत वेराइटी है इनके पास क्वेश्चन देने के लिए। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करा जाए ए डॉट बी तो कितना आएगा, मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो यहां से फॉर्मूला निकाल लो, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी होता है, लेकिन आप लोगों को बच्चों यही यूज करना है, ऑलवेज यही यूज करा करो, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, थीटा सबसे पहले 90 डिग्री लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0। ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारे 11th क्लास से ही, कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 0। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या रिलेशन होगा, कौन कौन बताएगा? यहां वेक्टर नहीं आएगा, थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या रिलेशन होगा? सर कोस 0 डिग्री तो 1 होगा, तो इनका रिलेशन क्या हो रहा होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी। लेकिन बच्चों इससे अच्छा रिलेशन ये होगा कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप लोगों को रिलेशन लिखना होगा ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये कहां से आया, क्योंकि दो वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर। ठीक है बच्चों, चलो बताओ ए डॉट ए कितना होगा, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आने वाला है,
दोनों के बीच में सेम सेम एंगल है तो 0 डिग्री का एंगल, तो इसको लिख देंगे मोड ए का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिख देंगे? मोड ए का स्क्वायर। सर ये तो कभी भी नहीं आने वाला बच्चों, ए डॉट ए इक्वल टू मोड ए स्क्वायर तो कभी नहीं आने वाला, लेकिन मोड ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए बहुत बार पूछा जा चुका है। सर कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो मोड a प्लस बी की वैल्यू नहीं निकालते, पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम इसको लिखते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब a प्लस बी डॉट ए प्लस बी को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मोड a का स्क्वायर, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मोड b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b आ जाएगा, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल इक्वल होती है। तुम्हारा भी रिवीजन होता जाएगा साथ साथ। तो a प्लस बी लिखा जाए तब तो आप लोगों को ऐसे लिखना है। अगर मोड a माइनस बी लिखा हुआ हो बच्चों तो पहले आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या लिखेंगे, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है छोटे छोटे बच्चों, ये समझ आ रहा है? फिर अभी आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तब तक सर एक क्वेश्चन हो जाता तो मजा ही आ जाता। तो आइए बच्चों आपके लिए पहला सवाल, फिर से हम समोसा पार्टी करेंगे, जो जो बच्चे इसका आंसर बताएंगे। मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू पता करो। तो कैसे शुरुआत करें बच्चों, क्या करें? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ना कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे दिखाई देंगे बच्चों। तो इसमें क्या करना है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड का तड़का लगा देना है। दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा दो, मोड लगा दो, मोड लगाकर इसका एक एक बार क्या कर दो, स्क्वायर भी कर दो, है ना, स्क्वायर भी कर दो। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको अभी बताया था मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को कि मोड ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए के इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का वेक्टर 0। कई बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है तो डायरेक्ट पे लगा सकते हो। अब ए का प्रोडक्ट सबके साथ कर दो बच्चों, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वाह सर वाह। अब बी का प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब ए डॉट ए क्या होगा, मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी है और एक बी डॉट है, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, तो यहां लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट का मतलब है यूज कर लिया। अब ए डॉट सी, अभी यहां पर कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर आपने ए का तो डॉट कर दिया है, बी का भी कर दिया है, अभी किसका और डॉट करना बाकी रह गया अपने पास, सी का डॉट करना और रह गया। तो सी का डॉट और कर देते हैं बच्चों, तो सी का डॉट और करते हैं, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। अब खुश हो? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मोड ए स्क्वायर ए डॉट बी, ए डॉट सी और ए डॉट सी मिलाकर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, फिर मोड बी का स्क्वायर, फिर कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मोड सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब सबको एक साथ लिखेंगे, तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब ए मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर मोड सी का पता है, तो क्या क्या लिखते जाएं बच्चों, 9, बोलो 9 1 प्लस 16, इसमें से सब में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे,
तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहां से ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की डायरेक्ट वैल्यू बता दो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? जिसका आंसर आ रहा है सब कमेंट बॉक्स में डालो बच्चों, क्या क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 26, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, इधर आकर -26/2, कितना आंसर आ जाएगा -13। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आ गया -13। चलो बच्चों अपन अब नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, ध्यान है बच्चों सभी को। प्रोजेक्शन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर OP इज नोन एज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन A। OP वेक्टर को हम किसका प्रोजेक्शन बोल रहे हैं? B वेक्टर का A के ऊपर। क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इसको ध्यान से देखो कि हमारे पास कोई A वेक्टर है और एक B वेक्टर है। तो B वेक्टर का प्रोजेक्शन A के ऊपर, आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा है ना। प्रोजेक्शन का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि B का कंपोनेंट आपको यहां पर लेना है, B का कंपोनेंट A के ऊपर लेना है। तो बताओ बच्चों, ये जो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक की, वो लेंथ कितनी हो जाएगी? वो लेंथ होगी mod B cos थीटा। ए वेक्टर तो ये पूरा वेक्टर है। ए वेक्टर तो क्या है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम ए वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी का प्रोजेक्शन कहां डाल दिया है? ए के ऊपर, तो इसको mod B cos थीटा बोलते हैं। तो जो इतना सा वेक्टर आया, ये वाला जो वेक्टर आया, इस वेक्टर को बोलेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन ए वेक्टर। B का A के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना। तो सर फिर इतना सारा क्यों बता रखा है? इसको ही OP वेक्टर बोल रहे हैं। इसकी जगह पर आप यहां लिखो बच्चों mod B cos थीटा। क्या लिखना है? mod B cos थीटा। लेकिन क्या होता है कि बार बार थीटा एंगल निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है A और B के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन mod A mod B वेक्टर। तो cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो बच्चों। तो B वेक्टर इक्वल टू कितना लिख देंगे? A डॉट B अपॉन mod A वेक्टर mod B वेक्टर। mod B से mod B चल बसा। तो हमारे पास ठीक है ना, कितना आया बच्चों? A डॉट B, इस पर ध्यान दो अभी तुम लोग, A डॉट B अपॉन mod A का मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैंने निकाला, इसमें क्या है बच्चों? लेंथ निकाली मैंने, लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए वेक्टर। क्या आंसर आया इसका? A डॉट B अपॉन mod A वेक्टर। ये मैंने लेंथ निकाली। लेकिन अगर आपको वेक्टर निकालना है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो बच्चों क्या होता है कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, है ना। दिशा वो वाली नहीं जो एक्ट्रेस है ना, ये वाली दिशा यहाँ पर, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है इस mod B cos थीटा की? एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन क्या है बच्चों? ए वेक्टर। एक ही डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर। तो अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ए वेक्टर की डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है बच्चों तो आपको डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। तो इसमें डायरेक्शन लगाएं अगर हम लोग, प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, ठीक है, तो वही आ जाएगा तुम्हारा। क्या लिखेंगे पहले? A डॉट B अपॉन mod B वेक्टर, और यहां पर क्या लिख देंगे? A कैप। A कैप क्यों लिखा? क्योंकि A की डायरेक्शन क्या है? A कैप। अब A कैप को क्या लिख सकते हैं बच्चों? A कैप को लिख सकते हैं A डॉट B अपॉन, सॉरी यहां mod A वेक्टर, mod A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पर वही चीज आ गई, ए डॉट बी अपॉन मोड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। अब बच्चों को ना थोड़ा सा बच्चे याद करने में दिक्कत करते हैं कि कैसे कैसे करके निकल कर आता है, तो बहुत आसान सा है, इसको सोचना तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों यहां पर क्या करना है आप लोगों को कि अगर मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका मतलब है डायरेक्शन भी लिखनी होगी। अगर लेंथ लिखा आ रहा है तो फिर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। बी डॉट ए लिख दो, चाहे ए डॉट बी लिख दो। किसके ऊपर डाला जा रहा है, बी को ए के ऊपर, तो जिसके ऊपर डाला जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, ठीक है। और ए के ऊपर डाला जा रहा है मतलब ए की डायरेक्शन में होगा, तो ए कैप लिख दो, ठीक है। फिर ए कैप को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। मान लो बच्चों ऐसे होता प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या लिखते हैं अपन यहां पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके ऊपर डाला जा रहा है, बी के ऊपर, तो बी के मैग्नीट्यूड को नीचे लिख दो और बी कैप की डायरेक्शन में ये आ जाएगा। फिर आगे सोल्व करते जाएंगे अपन। तो सभी के लिए बच्चों एक सवाल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ए ऑन द वेक्टर बी, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगा, तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर अपॉन बी कैप को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी करो बच्चों जल्दी जल्दी, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 8 -2 का -4 के साथ करेंगे, 1 का 7 के साथ करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई इसके स्क्वायर का सम करो, क्योंकि मोड बी स्क्वायर सम हो जाएगा, तो इस पर रूट का स्क्वायर करना होगा। तो 16 + 16 + 49, ठीक है। और बी वेक्टर को क्या लिख देंगे वापस, यहाँ बी वेक्टर लिख देंगे 4i कैप -4j कैप + 7k कैप, ठीक है। अब ऊपर वाला ऐड कर लो 19 अपॉन नीचे वाला भी सोल्व कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। अब इन्होंने बोला है कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, तो कंपोनेंट वेक्टर अभी पढ़ा नहीं अपन ने, नेक्स्ट में पढ़ते हैं बच्चों रिजोल्यूशन वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं ना, कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। देखो बच्चों सिंपल सा क्या कहानी है, इस तरह से सोचो कि हमें बीएम वेक्टर निकालना है, ये वाली कहानी है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। देखो बी का थोड़ी देर पहले अपने प्रोजेक्शन पढ़ा था, वो तो हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, मोड बी कोस थीटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोड बी साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, मोड बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इससे बेटर बताओ मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, क्या मेरे को ओएम वेक्टर पता होगा। ओएम वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि बी वेक्टर का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, इस लेंथ को ही हम लोग प्रोजेक्शन बोल रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर, क्योंकि ए के ऊपर गिराया जा रहा है, और यहां लिख देंगे ए कैप। ये हो गया ओएम वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में हो गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस बी एम बी वेक्टर की लाइन पता करनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों ट्राइंगल रूल, तो अपन भी ट्राइंगल रूल पे ध्यान देते हैं। ट्राइंगल रूल का अंदर क्या हो रहा होगा कि ओ बी वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा होगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ठीक है। ओ एम प्लस एम बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो यहां से एम बी वेक्टर निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर आ जाएगा। ओ बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर,
OM वेक्टर हमारे पास है ही सही बच्चों, A डॉट बी अपॉन मोड A वेक्टर, A कैप को A कैप लिख दो, चाहे A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा MB वेक्टर। तो इसमें हमें मोड B साइन थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, यही हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रखा था कि अलोंग A और B, तो आपको बेसिकली MB वेक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते गए हमारे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें है प्रोडक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये तो आप लोगों को बेसिक पता ही है कि A क्रॉस B क्या होता है बच्चों। A क्रॉस B जो निकल कर आता है वो लिखते हैं अपन A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू मोड A वेक्टर मोड B वेक्टर साइन थीटा, और उसके ऊपर हम बाद में एन कैप लगा देते हैं। ठीक है ना, ऐसा फिजिक्स में तुम लोगों ने बहुत बार देखा है। उस पर अपन दोनों तरफ मोड लगा देते हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 में चला जाता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचा रह जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं इस फॉर्मूले से कोई आंसर निकालता होगा। अगर आपको बच्चों A क्रॉस B A वेक्टर जैसे है A1 आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप है, और B वेक्टर है उसमें B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, तो अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज ना करके बच्चों आप लोगों को एक डिटरमिनेंट बनानी है, आई कैप जे कैप के कैप करना है। और अगर हमारे पास A वेक्टर लिखा हुआ है तो पहले A वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं A1 A2 A3, फिर B वेक्टर है तो B वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं B1 B2 एंड B3, फिर डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। लेकिन अगर B क्रॉस A लिखा हुआ है तो पहले B वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे फिर A वाले के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ फॉर्मूले में तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक बार ब्रीफली तुम लोग इन सब का यूज कर लेना। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना हुआ है OSB से, तो उसका फॉर्मूला होता है मोड A क्रॉस B। अब A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से नहीं। अभी मैंने तुम्हें A क्रॉस B बताया था, तो पहले A क्रॉस B निकालना है डिटरमिनेंट से, उसको सोल्व करना है, उससे जो वेक्टर आएगा फिर उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसके बाद सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ABC अगर हमारे पास है तो पहले आप इन दोनों को माइनस करके AB वेक्टर निकालोगे। जैसे यहाँ पर A B और C वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो पहले A में B में माइनस करके AB वेक्टर निकालोगे, फिर C को B में से माइनस करके BC निकालोगे, फिर C को A में से माइनस करके AC वेक्टर निकालोगे। जब आपके पास AB BC AC वेक्टर हो जाता है तो इनमें से कोई भी दो वेक्टर सिलेक्ट कर लो, AB AC ले लो, AB BC ले लो, BC AC ले लो, तो हाफ AB क्रॉस AC कर देंगे। ठीक है, हाफ AB क्रॉस AC जो हमारा निकला वो वेक्टर एरिया निकला। बहुत बार बच्चे वेक्टर एरिया का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। वेक्टर एरिया का ये मतलब होता है बच्चों विदाउट मैग्नीट्यूड के जो एरिया निकाला गया है उसको वेक्टर एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा बहुत माइनस का डिफरेंस आ जाता है। बहुत बार बच्चे AC क्रॉस AB भी लिखते हैं, AB क्रॉस AC भी लिखते हैं, लेकिन जो एरिया होता है बच्चों उसमें हम मोड लगा देते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर ही आप लोगों को लेना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या था, हाफ नहीं आता, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या आएगा, उसका हाफ भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो दो ट्राइंगल बनते हैं, हाफ इधर वाला हाफ उधर वाला। ठीक है बच्चों, थर्ड जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास है बच्चों, तो यहां पर मैं तुम्हारे लिए एक डायग्राम बना देता हूं, कुछ इस तरीके का हम बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABC और D। ठीक है बच्चों, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ABC का एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, फिर एरिया ACD ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये वेक्टर एरिया क्यों लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोड नहीं लगा रखा। अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो पहले अगर इसको चलाना है तो साइकिल में चलाओ, पहले AB क्रॉस AC का निकालेंगे, फिर AC क्रॉस AD का निकालेंगे, या तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ।
तो ये हमारे पास इस तरह से दोनों का एरिया निकल के आ जाएगा। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं 3D वाले टॉपिक्स के बारे में। तो सबको पता है 3D में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो और लाइन। ठीक है, तो अब पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही है बच्चों, है ना। जनवरी चल रही है, ठीक है। कई बच्चों के अभी 14 फेब भी आने वाला है ना। 14 फरवरी का बहुत बच्चों को इंतज़ार रहता है, नए नए रिलेशन बनते हैं। तो बच्चों बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर ले बेटा यही मौका है। तो अभी तुम पढ़ाई कर लो बच्चों, है ना, यहीं से सब कुछ डिसाइड होगा। नहीं तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत लोग ना कर देते हैं पढ़ाई में, अगर अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छे नंबर का इन द सेंस अगर अच्छी लाइफ में तुम सेट नहीं हो पाए तो अभी पूरी जी जान लगा दो। ठीक है, कहीं बच्चे हर प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं, है ना। कोई लव स्टोरी में चल रहा है, कोई डिप्रेशन में चल रहा है, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे तो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। सब बच्चे अभी ऐसा एक भी जेईई मेन 2024 का बच्चा नहीं होगा जो फ्री है, और जो फ्री ऑफ माइंड से लेकर चल रहा है वो तो फिर कुछ नहीं है ना, उसका तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो तुम ऐसे मत सोचो कि डर किसी को नहीं है, सब बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन बस तुम हिम्मत करो, थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, है ना, अपना रूटीन बना के रखो। और सबसे अच्छी बात है बच्चों भी बिल्कुल तुम लोगों को बीमार नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तुम्हारा 1 वीक 10 दिन कब कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वीएमसी के सभी वीडियो आप देखो बच्चों, बहुत मेहनत करके टीचर वीडियो बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ही आप लोगों को बताने वाले हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालकर अब शेयर कर सकते हो, हम जरूर उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे बच्चों। तो हमारे पास जो 3D है उसके अंदर मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो और लाइन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लाइन वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो हम पहला वाला टॉपिक पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला भी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों। जैसे हमारे पास 2D के अंदर स्लोप पढ़ते हैं, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो कोसाइन वाला तरीका है और एक रेशोज वाला तरीका है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि कभी मीटर में मेजरमेंट करते हैं, कभी सेंटीमीटर में, कभी फीट में, कभी किलोमीटर में, इसी तरह से इनका भी अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करा जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि आपको एक लाइन दिख रही होगी बच्चों यहाँ पर व्हाइट कलर की, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अलग अलग एंगल बना रही है। एक अल्फा बना रही है, एक बीटा एंगल बना रही है और एक गामा बना रही है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका अगर हम कोस निकाल दें, कोस एल्फा, तो इसको बोलते हैं कोसाइन। कोस की फुल नेम जो होती है ना कोसाइन होती है, इस वजह से इसको कोसाइन कोसाइन बोल रहे हैं। तुम चाहो तो इसको कोस भी बोल सकते हो, डायरेक्शन कोस। ठीक है, कोसाइन का फुल नेम, कोस का फुल नेम कोसाइन होता है। तो एक कोस एल्फा हो गया, दूसरा वाई एक्सिस के साथ बनेगी तो उसको कोस बीटा बोल देंगे और कोस गामा बोल देंगे। ठीक है, अब बार बार कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ना लिखकर बच्चों इनको एल, एम और एन से भी डिनोट करने लगते हैं। लेकिन एल, एम, एन इनके स्टैंडर्ड नेम नहीं है। जब तक नहीं बोला जाए कि एल, एम, एन डायरेक्शन कोसाइन है तब तक इनको डायरेक्शन कोसाइन नहीं मानेंगे, जब बोला जाए तभी मानेंगे। अब इनमें क्या रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ लिखवा देता हूँ कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर का सम जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक रिलेशन से निकल कर आता है, थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है लेकिन आसान ही है। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हो गई। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो जो होता है उनका आपस में बहुत नज़दीक वाला संबंध है, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता बच्चों। जैसे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं बताऊं तुम लोगों को कि एक 1/√3 है, दूसरी 1/√3 है और तीसरी भी 1/√3 है, तो इन देखो इन तीनों का स्क्वायर करके सम करें तो आंसर कितना आएगा, 1/3, 1/3, 1/3 का स्क्वायर करके सम करें तो 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को ही हम रेशो की फॉर्म में लिखें
1/√3 रेशो 1/√3 रेशो 1/√3। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके क्या रेशो लिख देंगे, 1:1:1। तो जो रेशोज में लिखा जा रहा है उसको डायरेक्शन रेशोज बोल देते हैं, बहुत आसान भाषा में है। ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइन का रेशोज निकाला जाता है उसको डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। उसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ABC को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा करते हैं ज़्यादातर टीचर A, B, C। ये डायरेक्शन रेशोज की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन रेशोज का स्क्वायर करके सम 1 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इक्वल टू 1 हो रहा है मतलब डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का काम कर रहे हैं, और स्क्वायर करके सम 1 नहीं हो रहा तो सिंपल हो डायरेक्शन रेशोज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये क्वेश्चंस बच्चों हम पहले बहुत कम करवाते थे। ठीक है, लेकिन हमारी विद्या मंदिर की क्लासेज में ये क्वेश्चन लेवल 1 की DTS 1 में ही सवाल दिया हुआ है। अब हम पेपर उठाकर देखें 21, 22, 23, 24 के भी 24 का अब होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन हर साल ही पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, नंबर चेंज हो रहे हैं लेकिन सवाल वही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगाकर देखो। ठीक है, कम से कम तुम्हें हर लगभग अल्टरनेटिव वाली जो भी हमारी सीट होती है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि LMN को लोग डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं, जबकि यहाँ डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन है। LMN डायरेक्शन कोसाइन नहीं गिवन है, उनका रिलेशन होना और गिवन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो क्या मतलब है कि L² M² N² का सम 1 नहीं होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं हिंट देता हूं बच्चों कि इनमें से आप लोगों को किसी भी एक की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करना है। या तो L की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो, या M की वैल्यू या N की वैल्यू, जो भी आपको आसान लगे वो वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर हम L = पुट करना चाहें 5M - 3N। ठीक है, तो M की वैल्यू पुट कर सकते हो, N की वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी की वैल्यू पुट कर दो। तो L की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है, 5M - 3N का स्क्वायर प्लस 5M² - 3N²। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करना है। तो यहां पर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 25M² प्लस 9N² माइनस 50 प्लस 30MN प्लस 5M² माइनस 3N²। आप किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से, L की, M की, N की, जो भी आपको सबसे सुंदर वैल्यू लगे वो कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके M और N में रिलेशन बनाना है। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करें तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 175M² प्लस 63N² माइनस 210MN। ठीक है, प्लस 5M² माइनस 3N² इक्वल टू 0। इसको तुम्हें आपस में सोल्व करना है। तो ये सिंपल हो गया, 180M² प्लस 60N² माइनस 210MN इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इसमें से 30 कॉमन आ रहा है। 30 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6M² प्लस 2N² माइनस 7MN। अब बच्चों इसके फैक्टर करो, 6M² माइनस 7MN प्लस 2N² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 12 के, माइनस 4MN माइनस 3MN प्लस 2N²। इसमें टाइम दो बच्चों, है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हारी ऑटोमेटिक यहाँ से सही क्वेश्चन निकल कर आएगा। 3MN ये क्वेश्चन लगभग बच्चों सभी वर्कशीट में आजकल देखने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत करके बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को तुम सोल्व कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो आने का इसमें चांसेज है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि प्लेन में से हमारा टॉपिक हटा दिया गया है, तो अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे।
तो यहां से बच्चों 3m इक्वल टू 2n एक रिलेशन आ गया और 2m इक्वल टू n एक रिलेशन आ गया। अब बच्चों 3m इक्वल टू 2n जो एक रिलेशन आ रहा है और ये वाला जो रिलेशन है इसका यूज करेंगे। यहां से एक रिलेशन उठाना है और एक 3m इक्वल टू 2n लेना है। 3m इक्वल टू 2n को कहां पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो और यहां से l का रिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या पुट करना है 2n/3 इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो l इक्वल टू 10n/3 माइनस 3n सोल्व करा तो l इक्वल टू n/3। क्या क्लियर आ रहा है बच्चों समझ? l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास l इक्वल टू n, तो यहां से n की वैल्यू निकालो तो कितना आया 3l इक्वल टू n। यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो 3m/2n इक्वल टू n। इनको आपस में इक्वल कर दो। 3l इक्वल टू 3m/2 इक्वल टू n। अब बच्चों आपको l m n के रेशो निकालने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि l m n ऊपर 1 कोएफिशिएंट आ जाए। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाए l/1 m/2 और n/3। तो एक DRS आ गए बच्चों 1 2 3। क्लियर? ये तो किससे निकला, इसके रिलेशन और इसके रिलेशन से जो DRS आ रहे हैं वो 1 2 3 आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है 2mn और इसका यूज करके फिर से DRS निकालना है। तो अपन थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इनको रब करके। तब तक तुम लोग निकालो और मेरे को आंसर में भेजो। जो कमेंट बॉक्स में भेजेगा सबसे पहले आंसर, उसको बच्चों मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ हम लोग आपको सैंपल पेपर के रूप में भी प्रोवाइड करवाएंगे। किस किस ने भेजा बच्चों अभी तक? सर निकालने तो दो। चलो यहाँ पर बच्चों इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करते हैं किस किस को, l mn - 3n और 2m इक्वल टू n। n की वैल्यू पुट कर दो तो 5m - 3, n की वैल्यू क्या पुट कर दी 2m। तो l इक्वल टू कितना हो गया -m। अब बच्चों यहां से m इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -l और यहां से m इज इक्वल टू आ रहा है n/2। अब l m n में रिलेशन निकालो तो -l इक्वल टू m इक्वल टू n/2। सबके कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो माइनस से डिवाइड कर दो। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो 1, -1 सबको -1 से डिवाइड कर दो -2। तो इसके DRS आ गए बच्चों 1 -1 और 2। अब दो DRS आ गए 1 -1 2 और एक आया 1 2 3। तो हमें क्या बताना था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइंस। तो बच्चों अगर DRS आ गए तुम्हारे पास तो डायरेक्शन कोसाइन बताना तो बहुत आसान था। अगर 1 2 3 DRS है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इन सब DRS का स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा बच्चों 14। तो डायरेक्शन कोसाइन DCS हो जाएगा, DCS इक्वल टू 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ठीक है बच्चों, 1 -1 और 2 की अगर आपको -2 की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो इन सबका स्क्वायर करके उससे रूट से डिवाइड कर दो। तो इन सबका स्क्वायर होगा √6, तो √6 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों आपके पास DCS। तो दो DCS ऐसे आ जाएगी। अब इसके बाद आप लोगों से हो सकता है इनके बीच में एंगल भी निकलवाना है, ठीक है ना, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आता है बच्चों हमारा आज का सबसे सुपर डुपर टॉपिक, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में बच्चों हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक होती है वेक्टर फॉर्म और दूसरी होती है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में भी टाइप्स होती है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दूंगा बच्चों। ये वाला पहला पार्ट है जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो और हमसे क्या पूछा गया हो बच्चों,
हमसे क्या पूछा गया हो, वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। मैं देखो सिंपल बताता हूं आप लोगों को कि हमारे पास एक पॉइंट पता हो, ठीक है, और एक वेक्टर है जिसके पैरेलल वो लाइन जा रही है। एक ऐसी लाइन L जो किस पॉइंट से पास होती हो, A पॉइंट से पास होती हो और किसके पैरेलल हो, B वेक्टर के। तो उस लाइन की इक्वेशन पता करो। तो बहुत आसान सा है बच्चों, लिखो R वेक्टर को R वेक्टर लिखेंगे, ये जनरल फॉर्म है। जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का नाम लिख दो A। उसके बाद क्या करना है बच्चों आप लोगों को, प्लस कोई कांस्टेंट लगाना है, तुम्हारी मनपसंद का कांस्टेंट, म्यू, लैम्डा, के, कुछ भी लगा दो, और जिस वेक्टर के पैरेलल जा रही है वो वेक्टर लिख दो, बी वेक्टर। ये हो गई तुम्हारी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को, जिस पॉइंट से लाइन जा रही है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल वेक्टर को, पैरेलल वेक्टर को। और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल पॉइंट को। ठीक है, अभी कार्टेशियन फॉर्म में भी समझाएंगे बच्चों आपको। इसके आगे अपन पहले वेक्टर फॉर्म में ही 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है एक वेक्टर, एक पॉइंट गिवन है और दूसरा पॉइंट गिवन है। अब हमारे पास पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि फॉर्मूला तो वही है, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट लिखना है प्लस कुछ कांस्टेंट लगाना है और पैरेलल वेक्टर लिखना है। पैरेलल वेक्टर क्यों लिखते हैं, डायरेक्शन की वजह से। तो आर वेक्टर लिख दो। अब पॉइंट तो हमारे पास दो है, ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। तो यहां पर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी एक पॉइंट लिख दो, प्लस म्यू लगा दो। अब आपको पैरेलल वेक्टर बनाना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल वेक्टर तो बहुत सारे हैं, तुम इसको, बहुत सारे का मतलब है ए और बी को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये भी एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो इस लाइन के पैरेलल हो रहा होगा। तो यहां पर ए बी वेक्टर लिख दो। अब ए बी वेक्टर लिखना चाहें अपन तो इसको कैसे लिखते हैं, बी माइनस ए, ओ बी माइनस ओ ए। तुम चाहो तो इसको बी ए वेक्टर लिख दो क्योंकि भी पैरेलल ही होगा, चाहे एंटी पैरेलल हो रहा हो। तो ए माइनस बी वेक्टर लिखेंगे इसको। तो यहां पर ए माइनस बी या बी माइनस ए कुछ भी एक लिख सकते हो। तो ये वाला फॉर्म कब लगाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास 2 पॉइंट पता हो, क्योंकि इसमें हमें क्या नहीं पता होगा, पैरेलल वेक्टर नहीं पता होगा। सर यहाँ पॉइंट की जगह पर क्या बी भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट की जगह आप बी भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चों के ए माइनस बी या बी माइनस ए, कुछ भी एक लिख सकते हो। अब इसी के बिहार पे बच्चों हम लोग एक सवाल करते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है। आपको कार्टेशियन फॉर्म से पहले वेक्टर फॉर्म में पता करना है, फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी पता करेंगे। तो मैंने क्या लिखवाया है बच्चों, आर वेक्टर, फिर पॉइंट आना चाहिए, फिर कोई कांस्टेंट, फिर कोई पैरेलल वेक्टर जिसकी अपन डायरेक्शन लिखते हैं। बहुत बार यहाँ डायरेक्शन भी लिख सकते हो, पैरेलल वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्शन भी लिख सकते हो, कोई भी एक चीज लिख दो। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करें, बहुत आसान सा है बच्चों। आर वेक्टर की जगह आप आर वेक्टर कर दो, पॉइंट ए और बी में से कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर लो, है ना। मैं ए वाला यूज कर रहा हूं, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस म्यू। अब पैरेलल वेक्टर कैसे निकालें, तो ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया बी माइनस ए, बी ए निकाल लो, बी ए का मतलब हो गया ए माइनस बी। डायरेक्शन निकालते हो तब भी क्या कर रहे होते बच्चों, अपन 2 पॉइंट को आपस में माइनस कर रहे होते। तो इन पॉइंटों को आपस में माइनस कर लो, ए माइनस बी वेक्टर। ए में से बी माइनस करेंगे तो 2i कैप, 4 में से करेंगे तो 5j कैप, और माइनस 7 में से 6 करेंगे तो माइनस 13k कैप। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अपन 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। ये हो गया बच्चों हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इसी को ही आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी समझाता हूं। देखो बच्चों,
कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई ए बी और सी। ठीक है, अब सर इसके बारे में समझाओ तो सही क्या चीज़ है। तो बच्चों जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट को। और ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? DRS को। ये DRS को या डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो पॉइंट आ रहा हो x1 y1 z1 वो ऊपर लिख दो और डायरेक्शन रेशो नीचे लिख दो। डायरेक्शन रेशो किस किस को आता है निकालना? कैसे निकालते हैं बच्चों? सिंपल दो पॉइंट को माइनस करने से डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं। x2 माइनस x1 लिख लो सारे बच्चे इसको, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दो पॉइंट को माइनस करने से डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं। तो अब इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखें बच्चों? कोई भी एक पॉइंट लिख दो ऊपर। कौन सा पॉइंट लिखें? ए वाला है बी वाला? कमेंट बॉक्स में डालो बच्चों, ए वाला है बी वाला? बहुत सारे बी बता रहे हैं बच्चे, तो बी वाला लिखते हैं। लिखो बच्चों, x माइनस वन, वाई माइनस माइनस वन तो प्लस वन, जेड माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई ए बी सी कैसे निकालेंगे? इनको माइनस करके निकालेंगे। तो इनको माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करा तो कितना आ जाएगा? 2। 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 5, -7 में से -6 करेंगे तो -13। ये हो गया बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमारे पास क्या है, एक और जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। तो इंटरसेक्शन और पॉइंट भी पता करना है। तो दोनों लाइन आपस में पता करती या कट करती या नहीं करती, इसका पता करने के लिए बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझना है ना। इस क्वेश्चन में तुम्हें 3-4 बातें बताऊंगा। y माइनस 3 और z माइनस वाई माइनस 2 जेड माइनस 3/4। सबसे पहले इनका जनरल पॉइंट निकालो। सर जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं? इनके आगे बच्चों कुछ ना कुछ लिख दो। यहाँ पर r लिख दो, म्यू लिख दो, k लिख दो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो जो। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। इधर मैं साइड में बता देता हूँ, x माइनस 1/2 इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r प्लस 1। x की वैल्यू हो गई 2r प्लस 1। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? इस पूरे को इसके इक्वल करेंगे तो 3r प्लस 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 4r प्लस 3। ये इसको बोलते हैं हम लोग जनरल पॉइंट। किसी भी लाइन के पीछे कांस्टेंट लगा दो तो वो जनरल पॉइंट हो जाता है। अब इसका अगर जनरल पॉइंट लिखना है आप लोगों को तो क्या करना है बच्चों? x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z माइनस 0/1। इसके आगे कुछ म्यू लिख दो और यहां से एक जनरल पॉइंट निकाल लो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 म्यू प्लस 4, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, z इज इक्वल टू म्यू। अब ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये पता लगाते हैं। इसका जनरल पॉइंट हो गया जनरल पॉइंट। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें x x को इक्वल करना है, y y को इक्वल करना है, z z को इक्वल करना है। इन तीनों में से किन्हीं भी दो को आपस में इक्वल करके आप लोगों को r और म्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम ही करना है। इसके बाद तो जो भी तुम्हें आसान लग रहा हो, छोटा हो, इक्वल कर दो। तो मेरे को एक तो z वाला ज्यादा आसान लग रहा है, तो 4r प्लस 3 इक्वल टू म्यू कर दिया, और एक 3r प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 कर दो। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करके आपको म्यू और r की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू और r की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, ताकि 2 म्यू हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r प्लस 6 इक्वल टू 2 म्यू, 3r प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। इनको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5r प्लस 4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1।
आर की वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1। अब आर और म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो। सबसे पहले आर की वैल्यू पुट करो -1, तो यह कितना देगा बच्चों, -1, ये भी -1, ये भी -1। यहाँ पुट करो म्यू की वैल्यू, यहाँ पुट करो तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। तो बच्चों इसमें XYZ की वैल्यू -1, -1 आ रही है, इसमें भी -1, -1 आ रही है। इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं -1, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन मान लो अगर XYZ आपस में इक्वल नहीं आ रहे होते तो हम बोलते कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इन लाइनों को हम लोग स्क्यू लाइन के नाम से जाना जाएंगे। अभी तो क्या होगी कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही, जो भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वो एक ही प्लेन में होती है, उनको अपन कोप्लेनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं बच्चों अपने पास, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्टेज डिस्टेंस में आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद करने से पहले दो लाइन की इक्वेशन लिखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा याद करके जाओ बच्चों, ये फॉर्मूला तुम्हारे आने वाला है ये पेपर में। देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, a1 a2 किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, b1 b2 किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, पैरेलल वेक्टर, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूले में क्या है, a1 माइनस a2 करना है आपको, इन दोनों को माइनस करना है, b1 क्रॉस b2 करना है। बस दो काम करने हैं, b1 क्रॉस b2 कैसे करेंगे बच्चों, वही डिटरमिनेंट लगाएंगे, i कैप j कैप k कैप करेंगे, और यहाँ पर b1 का यहाँ b2 का लिख देंगे। a1 माइनस a2 करना आसान है ही सही, a1 वाले में से a2 वाले को माइनस कर देंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, तुम पहले a1 माइनस a2 लिखो क्योंकि इससे याद करना थोड़ा आसान रहता है। a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर है उसके डिवाइड में अगर मॉड कर दिया जाए उसी वेक्टर का तो उसको केप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा b1 क्रॉस b2 का केप भी लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको करना। और तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 ऑफ द लाइन। ठीक है, 16,3 की अगर हम लाइन की इक्वेशन लिखें, इसकी इमेज निकालनी इस लाइन के रेस्पेक्ट में। थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ 1 मिनट के लिए, बाकी आप लोगों को सोल्व करके बताना है। एक 3D में लाइन है बच्चों हमारे पास, एक पॉइंट है 1,6,3। इस P वाले पॉइंट की इमेज आपको यहाँ निकालनी है, P डैश। ठीक है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इस लाइन पर सबसे पहले एक जनरल पॉइंट लेना है। जनरल पॉइंट लेना भी सिखाया था मैंने आप लोगों को कि R के इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू इस पूरे को इसके इक्वल करेंगे तो R, y इक्वल टू 2R प्लस 1, z इक्वल टू 3R प्लस 2। एक जनरल पॉइंट हो गया। उस जनरल पॉइंट को तुम इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी लेट कर सकते हो, लेकिन आपको एकदम बीच में ही लेट करना है, इस जगह लेट करना है, ताकि हम R की ऐसी वैल्यू निकाल सके जो इसके जस्ट नीचे आए, R 2R प्लस 1 और 3R प्लस 2। ठीक है, और इसको तुम कुछ x, y, z के नाम से बोल सकते हो। अब इमेज का एक कंसेप्ट होता है बच्चों कि जितना पॉइंट इससे ऊपर होगा उतना ही पॉइंट नीचे होगा। कहने का मतलब है P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ लाई कर रहा होगा, मिड पॉइंट, इस बात का ध्यान देना है। अब R 2R प्लस 1 और 3R प्लस 2, तो देखो बच्चों जो ग्रीन लाइन है जो हमें गिवन है उसके DRS है 1, 2 और 3, और PP डैश वाली जो लाइन है उसके DRS कैसे निकालें, तो उसके DRS इनको माइनस करके निकालो। R माइनस 1, 2R प्लस 1 में से 6 माइनस किया तो 2R माइनस 5 और 3R माइनस 1। ठीक है,
अब ये DRS और इस लाइन के DRS दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। r-1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और ट्वाइस ऑफ 2r-5 और 3r-1 इक्वल टू 0। r-1 प्लस 4r-10 9r-3। इसको सोल्व कर लो तो 14r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 1 आते हैं, पॉइंट क्या आ गया? 1, 3, 5। ठीक है, आगे मैंने बहुत सारा सोल्व कर दिया। अब ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो इन दोनों का सम करके इसके इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 1, y प्लस 6/2 इक्वल टू 3, z प्लस 3/2 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। ये इसकी इमेज हो रही होगी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा पॉज कर लो, सोल्व कर लो और कमेंट बॉक्स में डालो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये देखने के लिए। हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं वेक्टर और 3D के अंदर। तो बच्चों इस वीडियो को तुम थोड़ा अच्छे से देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको और वन शॉट वीडियो मिल जाए। और आपको अपने दोस्त की भी हेल्प करना चाहते हो तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। और अगला टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।